नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्य। हेमंत सोरेन की सरकार ने अब झारखंड टू रायपुर रिजॉर्ट पॉलिसी शुरू कर दी है। अपनी सरकार बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सहारा लिया। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कुल 32 विधायक रायपुर के एक शानदार रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। इन विधायकों से मिलने कल रात खुद भूपेश बघेल रिजॉर्ट पहुंचे। झारखंड के विधायकों की रायपुर में आवभगत हो रही है, जिस पर बीजेपी भड़की हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के पैसे से झारखंड के विधायकों को शराब पिलाई जा रही है और मुर्गा खिलाया जा रहा है। तो अब ये आरोप बीजेपी की तरफ से, लेकिन रिजॉर्ट आपको बता दें विधायक पहुंच गए हैं। वहां पर कब तक रहेंगे ये बड़ा सवाल है। पहले जानकारी यही आ रही थी कि 30 और 31 यानी कल और आज के लिए ही रिजॉर्ट बुक है। 1 सितंबर के लिए जानकारी आ रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जानी है। क्या तैयारी अब हेमंत सोरेन कर रहे हैं, उस पर नजर रहेगी। झारखंड में अकाल की स्थिति है। पानी वर्षा नहीं हो पाने के कारण किसान परेशान है, खेती सूखी हुई है, अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी चिंता नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था यहां ध्वस्त हो गया है। अंकिता बहन की मौत हो गई, हमारी कई बहनों के साथ तेजाब की घटना की गई, तेजाब डालने का काम किया, आज वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े बड़े जहाज लेकर विधायकों के साथ आपने कहां मौज मस्ती करने का तय किया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर छोटा सा विमान अंकिता को मिल जाता तो वो उसकी जान बच जाती। राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक बेटी की हत्या हुई है समझिए, और इसका जितना और शर्मसार है ये हमारे घटना, हमारे लिए शर्मिंदगी भरी है। उस पर शर्मिंदा होना चाहिए हर व्यक्ति को। जो राज्य में इस व्यक्ति में जो आम आदमी रहता है उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज भी इस दौर में भी इस तरह की घटनाएं होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि आज आम नागरिक, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय, नौजवान सभी गायब हो गए। सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक खरीदो, विधायक बेचो। आखिर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है? देश चलाना थोड़ी, खरीद फरोख्त करना। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह ऐसे आप। इस वक्त रमन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। सर, किस तरीके की ये पॉलिटिक्स आप इसको देखते हैं? ये पॉलिटिक्स कोई नई तो नहीं है और इसमें बीजेपी भी ऐसी पॉलिटिक्स पहले कर चुकी है, तो अब सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है कि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप विधायक को लाइए, खर्चा करिए, रखिए, जो भी करना है कर सकते हैं, मगर शासकीय विभाग का, एक्साइज डिपार्टमेंट का इसका नंगा नाच, इस एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी से विदेशी मांगी शराब यहाँ पे आती है पूरे भर के, और उसके लिए आज तक विभाग ने जवाबदारी नहीं ली। एक बोतल यदि जब्त हो जाता है तो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है 4 बोतल से ऊपर। यहाँ पूरी गाड़ी भरी हुई शराब थी। क्या एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की? यदि कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से सरकार सेवा में लगी है, और इस तरह से दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी देना, ये किस संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। और आज एक ही बार पहले असम के विधायकों को लाया गया था, हरियाणा के विधायक को लाया गया था, अभी लगातार ये छत्तीसगढ़ का, इनके पास कर्मचारियों को देने के टीए के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी आंदोलन कर रहे हैं, मगर इस प्रकार के कामों के लिए इफरात पैसा है, लाखों रुपया उड़ा देंगे। तो ये सरकार की सोच पे निश्चित रूप से हमने प्रश्न उठाया था। लेकिन सर, वो ये कह रहे हैं कि अपने विधायकों को कैसे सुरक्षित रखें? जो काम बीजेपी कर रही है उन्हीं पद चिन्हों पर हम भी चल रहे हैं, हम भी अपने विधायकों को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के ही जो नेता हैं वो संपर्क साध रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं रह गया है, पार्टी पे भरोसा नहीं रह गया है, अपने राज्य पे भरोसा नहीं रह गया है। क्या तेलंगाना पे वो सुरक्षित नहीं है? छत्तीसगढ़ लाया गया, छत्तीसगढ़ से अन्य जगह ले जाया। यदि आपकी पार्टी में आपको भरोसा नहीं है तो फिर कितने दिन तक ये टिके रहेंगे? और यदि कोई अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में जो हुआ
लोगों ने बहुमत के साथ शिवसेना छोड़ दी थी पार्टी की, और वो एक निर्णय लेके गए थे। आज तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के कानूनी प्रक्रिया में जिस प्रकार उलझाव दिख रहा है, तो आज तो ये भी तय नहीं हुआ कि किसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, भर भर के यहां पर शराब पहुंचाई जा रही है उन विधायकों के लिए जिन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक्शन होना चाहिए। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं और सुमी हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले जरा अशोक का रुख करते हुए, अशोक, यहां रमन सिंह कह रहे हैं कि जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि एक तस्वीर जरूर अलग दिखी है, विधायकों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है। हाँ, इन्हीं पे हर राजनेता इन्हीं नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन यहां शराब से भरी जो गाड़ी दिख रही है वो सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार विधायकों को न सिर्फ रुकाया जा रहा है, शराब तक परोसी जा रही है। बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि किस ढंग से ऐसा आराम मौज मस्ती उनकी करवाई जा रही है। अपना प्रदेश छोड़ करके रायपुर गया, हालांकि पहले भी अलग अलग पार्टियां दूसरे प्रदेश में ले जा करके अपने विधायकों को रखती रहे, लेकिन ऐशो आराम की जहां तक बात हो रही है, क्योंकि विजुअल है इसके अंदर दिखाई दे रहा है साफ तौर से कि शराब परोसी जा रही है, शराब को ले जाया जा रहा है रिजोर्ट के अंदर, तो ये तमाम चीजें सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन या महागठबंधन का अपने तर्क है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हमेशा से होता रहा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये बाकी पार्टियां भी करती रही, आप अपने विधायकों को एक साथ रखना चाहते हैं, उसमें क्या बुरी बात है। जिस ढंग से बीजेपी सेंधमारी करना चाहती है, जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है अलग अलग राज्यों में, उनको अपदस्थ करना चाहती है, उनको गिराना चाहती है, तो हमने अपना एक डिसीजन लिया, अपने डिसीजन के तहत हम लोग रायपुर लेके गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ भी उठ रहा है, झारखंड के अंदर जो बीजेपी है यहाँ पे सवाल उठा रही है कि सरकार के कामकाज का क्या होगा। पूरी सरकार तो वहाँ बैठी हुई है, सिर्फ हेमंत सोरेन को छोड़ करके कैबिनेट के कुलीग वहाँ बैठे हुए हैं। अंकिता का मामला सामने आया, अंकिता का जब इलाज के लिए वो तड़फ रही थी, इलाज नहीं मिल रहा था, तो तब भी पिकनिक मना रहे थे 4 दिन पहले, तब भी सवाल उठे थे। तो चीजें बात यह है कि जो चीजें जरूरी चीजें वो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, रायपुर का रुख जरा अशोक कर लेते हैं। सुमी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारी आप देख रही हैं, क्या जानकारी मिल रही, कितने दिन के लिए होटल, क्योंकि 30 और 31 कहा जा रहा था और 1 तारीख को कहा जा रहा था कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, क्या उससे पहले ये सारे विधायक पहुंच जाएंगे वापस या अभी और दिन रहने की यहाँ पर योजना है? जी बिल्कुल, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है फ्रॉम हाईली प्लेस्ड सोर्सेज, ये जो बुकिंग हुई है ये 2 दिन की ही हुई है, लेकिन इस बुकिंग में बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि सारे एंटरटेनमेंट पर्पसेस का, सारे एमएलएज यहाँ पर रह के वो अम्यूजमेंट उनकी एक्टिविटीज चलती रहे। जैसे कि हमने एक वीडियो कल बिल्कुल हमारे दर्शकों ने देखा था कि लिकर, एक्सपेंसिव लिकर, विदेशी लिकर लेके जा रहे थे गाड़ी के अंदर, बिल्कुल उसी रिजॉर्ट के अंदर, मेफेयर रिजॉर्ट के अंदर। एंड इनफैक्ट ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इंश्योर किया है कि जितने भी एमएलएज झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस के यहाँ पर आए हैं उनको किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, और इसलिए सारे बंदोबस्त बिल्कुल प्रॉपर किए गए हैं। इनफैक्ट मेफेयर रिजॉर्ट की सिक्योरिटी भी काफी हाइटेंड कर दी गई है। यहाँ पर बिल्कुल भी मीडिया का अंदर जाना अलाउड नहीं है, किसी का भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, और जितनी भी न्यू बुकिंग्स है उनको भी अब नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल न्यू बुकिंग्स को नहीं लिया जाएगा। एंड क्लोज टू 40 रूम्स हैव बीन बुक्ड इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कल स्पेशल इंडिगो फ्लाइट से 5:30 बजे यहाँ पर रायपुर में पहुंचे सारे विधायक, एंड इनफैक्ट उनमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। और जैसा कि अशोक जी ने कहा, सारे लेजिस्लेटर्स यहाँ पर रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं दुमका का जो इंसिडेंट हुआ है उस पर किसी को सुध नहीं है कि उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हेमंत सोरेन से जब सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो उस लड़की के बारे में हो जिसको जला दिया जाता है या इन विधायकों को अलग जगह शिफ्ट करने पर हो, दोनों ही सूरतों में
अब वो नाराज होते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं कई जगह पर होती हैं, और जहां रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात है तो कह रहे हैं ये परिपाटी कोई नई नहीं है। तो एक आक्रोश, एक गुस्सा भी उनके अंदर दिखता नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कांग्रेस में मचे कोहराम की। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 64 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद के साथ जाएंगे, मगर अंदरूनी विवाद सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इच्छा जताई है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद और सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी पर उनको न इंटरेस्ट था, न टाइम था। मैं उस पर विदे कहना नहीं चाहता कितनी दफा बाहर गए, कितनी दफा अंदर गए। कांग्रेस से आजाद होते ही गुलाम नबी के मुंह से कांग्रेस के नीति नियंताओं के लिए आग राग बरसा। अब तक जितना कुछ दबाए बैठे थे वो सब उन्होंने निकालना शुरू किया। राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तमाम डिसीजन मेकिंग राहुल गांधी पर उनको न इंटरेस्ट था, न टाइम था। मैं उस पर विदे कहना नहीं चाहता कितनी दफा बाहर गए, कितनी दफा अंदर गए, वो नहीं कहना चाहता हूं। सबको मालूम है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, कितनी दफा पार्लियामेंट में बोले वो भी रिकॉर्ड है सबका। हाँ, किस इशू पे बोले वो भी सबको मालूम है, रिकॉर्ड है। एक ही दिन गालियां पीएम को दी थी तो उसी दिन मिल गए गले से कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। उन्हीं शायद क्या एक तरफ से कहा, गालियां दी और फिर जाके जफ्फी मारी, मैं तो आपके खिलाफ नहीं है, बहुत प्यार है मेरे दिल में आपके लिए। तो वो मिले हैं कि मैं मिला हूं। गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उसी दिन से कांग्रेस के तमाम नेता उन पर निशाना साधने लगे थे। बीजेपी से उनके रिश्तों को उधेड़ने लगे थे और बयानों का दौर चला था कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन एक दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने बता दिया था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। हर दिन नीचे 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 सिंक होते जा रहे हैं, तो कुछ और विकल्प ले जो किसी पार्टी से वो विकल्प को बेचारे परेशानी में ढूंढ रहे हैं। एक उनको लगता है ये भी विकल्प है, हम उसमें कितना सफल होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग कांग्रेस से, वो कोई विकल्प छोटा सा हो उसमें भी जाने। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका अभी बाकी था, जिसकी शुरुआत आज से हुई। आज जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं। कांग्रेस पार्टी से जो नया एक रास्ता निकाला आजाद साहब ने, हम आपके साथ खड़े हैं। जहां की बेहतरी बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जे की बहाली के लिए आजाद साहब की लीडरशिप में जहां रियासत जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया जाएगा। जिन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी का हिस्सा होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आजाद साहब की लीडरशिप में जो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के हिंदू मुसलमान का, कश्मीर के लोगों का पूरा विश्वास है। नेताओं ने इस बात को बगैर लाग लपेट के मान लिया कि वो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। पिछले 4-5 दिन से किस तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पार्टी छोड़ के आजाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी आप 10-15 दिन देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग बारी बारी से पार्टी छोड़ते जाएंगे और आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से एक सुर में गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो आदमी जो गुलाम नबी आजाद साहब के विरोध में बोल रहे हैं, खासकर जो है हमारे कांग्रेसी, हम एक एक का पर्दा जो है खोलेंगे। उधर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को करारा झटका दिया तो पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों में उफान, यूपी परेशान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में इस वक्त नदियों में उफान है, शहर के शहर परेशान है और आंकड़ों के हिसाब से 22 जिले, जी हां एक दो नहीं 22 जिले कमोबेश बाढ़ से प्रभावित है। प्रयागराज, काशी, इलाहाबाद, गाजीपुर तमाम शहर नदियों में पानी के उफान से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं और किसी बड़ी राहत का ऐलान भी।
हम आपको अब जरा दिखा देते हैं शहर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो नदियों की उफान से जूझ रहे हैं। आपको जरा दिखाएं कहां कहां उफान है और लोग परेशान हैं, चाहे वो वाराणसी हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, प्रयागराज हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, इटावा हो, आगरा हो। तो जो भी किनारे वाले एरिया आप देख रहे हैं वहां पर इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी है कि नदियां उफान पर हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। कैसे हालात हैं अब जरा इन तस्वीरों से आप देख लीजिए। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, प्रयागराज में भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है जहां तक अमूमन हमने नहीं देखा पहुंचते हुए। मिर्जापुर में भी हालात कुछ ऐसे, चंदौली, बांदा और सहारनपुर गाड़ी जो है आप देखिए डूबते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीर है, पानी का बहाव इतना तेज है, यकीन मानिए ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क पर हालात कुछ ऐसे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। कहां कहां वो जाएंगे आपको बता दें, वाराणसी वहां जाने वाले हैं, गाजीपुर जाने वाले हैं, चंदौली जाने वाले हैं, जहां पर वो बाढ़ से जूझ रहे लोगों की स्थिति को देखेंगे। कुछ बड़े ऐलान की भी संभावना दिख रही है कि कोई बड़ा ऐलान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो सकता है। तो कमोबेश यूपी के 22 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। खासतौर पर गंगा के तट पर बसे सभी जिलों में गंगा का उफान रौद्र रूप ऐसा दिखा रहा है कि मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। वाराणसी, प्रयागराज से लेकर वेस्टर्न यूपी के जिलों तक हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पानी ही पानी है। और ऐसे में आपको बता दें प्रशासन की तैयारियां अपनी चल रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं और अभी भी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। काशी के जो घाट हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जिले बाढ़ से प्रभावित। भोले की नगरी वाराणसी इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबी है। हर जगह सिर्फ पानी है। गंगा के किनारों के हालात देखिए। सारे घाट पार करके गंगा का उफनता पानी शहर में घुस चुका है। गंगा किनारे अंतिम संस्कार तक दूभर हो गया है। नमो घाट हो या फिर अस्सी घाट, हर जगह सिर्फ पानी है। ये सन्नाटा बता रहा है कि बाढ़ के पानी ने वाराणसी में किस हद तक लोगों को लाचार कर दिया है। घाटों पर पानी है और इसके करीब गंगा का ये वेग बता रहा है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। प्रयागराज की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भी हालात कितने भयावह हैं। कमोवेश पूरे शहर में पानी भरा है। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर सिर्फ पानी है। लगता है नदी पूरे शहर को लील लेने पर आमादा है। सैकड़ों घर नदी के जद में आ गए हैं। शहर में पानी भर रहा है और इसके बीच से लोग नावों के सहारे जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। गलियों में जानवर भी जहां के तहां पानी के बीच फंसे हैं। सहारनपुर में देखिए कैसे बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। बेहट तहसील में मां शाकंभरी देवी परिसर के पास अचानक बाढ़ आ गई। इससे श्रद्धालुओं की दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई। तस्वीर डराने वाली है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते फ्लैश फ्लड के हालात हैं। आधा दर्जन कारें और एक बस में सवार लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। कुछ को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गाड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हमीरपुर शहर का हाल देखिए। वाराणसी या प्रयागराज जैसा ही हाल यहाँ का भी है। ड्रोन की तस्वीर भयावह हालात दिखा रही है। ये हाल तब है जब पानी काफी उतर चुका है, लेकिन दूर तक सिर्फ तालाब दिखाई दे रहा है। पूरी तरह हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। चंदौली शहर में बाढ़ के पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोग घुटनों तक पानी के बीच से गुजर रहे हैं। घरों में पानी भर चुका है, किचन में पानी भर चुका है, तो सीढ़ियों पर बैठकर खाना बनाना मजबूरी हो गया।
मिर्जापुर में भी हालात विकट है, हर तरफ पानी ही पानी है। इसके बाद भी लोग जान पर खेलकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने नाव पर बैठकर मिर्जापुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मिर्जापुर में दर्जनों गांव के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सदर तहसील और चुनार तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखकर हैरान रह गई। बांदा में भी लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यहाँ भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी में गंगा किनारे के तमाम शहरों में इस बार बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। फसलें तबाह हो गई हैं और शहरों में जिंदगी पटरी से उतर गई है। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं बाढ़ और बारिश की वजह से। समर्थ, हम आपके चारों तरफ देख पा रहे हैं, अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। कैसे हालात हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है, लोग कितने परेशान? मैं इस वक्त मौजूद हूं वाराणसी की 80 घाट पर और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। मेरी कमर तक ये पानी पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकती हैं ये कोई नदी की जगह नहीं है बल्कि वो रास्ता है जो मां गंगा की तरफ 80 घाट से होता हुआ जाता है। और इर्द गिर्द अगर आप देखेंगी तो आप देखेंगी दुकानें जहां पर बैठकर लोग चाय पानी करते हैं वो सारी दुकानें आज डूबी नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि गंगा की उफनाती लहरों में जिंदगी कहीं खो सी गई है क्योंकि गंगा अब गलियों तक आ चुकी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि तबाही की एक मिसाल है। ये इस बाढ़ के पानी में केवल घर और दुकानें नहीं बही हैं बल्कि सपनों और संघर्ष से बने वो आशियाने जिनके अब केवल ऐसा लगता है कि निशान बाकी रह गए हैं वो बहे हैं। पुलिस के बैरिकेड से आपको अंदाजा शायद लगेगा कि इस वक्त वाटर लेवल यहां पर कितना ज्यादा है। और ये जो सुबह है बनारस की तरफ अब कैमरा जा रहा है उससे आप अंदाजा लगाइए कि पानी का स्तर कितना बढ़ चुका है। लोग मजबूर हैं यहां पर पानी के रास्ते पैदल आने के लिए क्योंकि नावें 80 घाट पर है नहीं और जो कुछ आनी है वो अभी समय से पहुंची नहीं है। और ये तस्वीर आप देखेंगी एक तो तमाम मंदिर यहां पर आपको डूबे नजर आएंगे। जो एक लेटरल व्यू आपको यहां से देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंदिर हैं वो डूब गए हैं, जो यज्ञ स्थल हैं वो डूब गए हैं और तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस पानी में चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीर भयावह है क्योंकि ये वाराणसी है। पूरा पूर्वांचल इस वक्त इस तरह से भयावह स्थिति से जूझ रहा है। यूं तो पानी स्थिर हो गया है और अभी भी 80 सेंटीमीटर के ऊपर गंगा डेंजर लेवल के बह रही और तमाम लोग देखिए यहाँ पर मजबूर हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर सामान लेकर लोग निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास शायद अब कोई और मार्ग निकलने के लिए नहीं बचा है। और इस तरह के पानी में जो कमर तक हमारे आ रहा है वो मजबूर हैं अपने अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए। नावें हैं सिर्फ और सिर्फ पानी है। 22 जिले ऐसे जो प्रभावित हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, बनारस भी वो पहुंचने वाले हैं। कितने बजे वो पहुंचेंगे और क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? अर्पिता देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे करने वाले हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं 80 घाट पर, यहां भी उनका आगमन होगा शाम को। तो चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी दोपहर लगभग 2 बजे वो गाजीपुर पहुंचेंगे। वहां पर एरियल सर्वे और बाढ़ सामग्री बांटने के बाद वो चंदौली जाएंगे जो वाराणसी के नजदीक है। उसके बाद वो वाराणसी आएंगे और 80 घाट में यहां पर एनडीआरएफ की नावें बाहर की तरफ लगी हैं क्योंकि अभी उनका आगमन कुछ घंटों में शाम को होगा। तो वो एनडीआरएफ की नाव से यहां पर आएंगे और जायजा लेंगे कि कितना चीजें डूबी हैं, कितना नुकसान हुआ है और उसी के हिसाब से शायद जो अफेक्टेड लोग हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। पर ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, जो कलाकृति हैं, चाहे भोलेनाथ की तस्वीर हो या तमाम वो चीजें हो जो 80 घाट को एस्टैब्लिश करती हैं, वो तमाम चीजें डूबी हैं। बैरिकेड्स, दुकानें आप देखिए, लाइन से चाय की जो ठेठ बनारसी दुकान है, तमाम दुकानें हैं, उनका आप देखेंगे अगर गेट देखेंगे तो गेट आधे से ज्यादा डूब चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का बिजनेस भी ठप हो गया है और बिजली कनेक्शन को भी यहाँ पर काट दिया गया है। और जो पानी की तीव्रता को अगर आप देखेंगी
तो आप समझ पाएंगे कि गंगा इस वक्त जो है उफनाई है और वरुणा नदी जो है वाराणसी की वो भी उफनाई हुई है। इसके चलते पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। और ये केवल पानी नहीं है, ये बीमारियां भी हैं, क्योंकि पानी जब एक जगह एकत्रित हुआ है तो लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर मूव करने में, आगे बढ़ने में अर्पिता इतनी समस्या हो रही है। समर्थ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ना सिर्फ आपकी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपकी ही दिखा देते हैं काशी कॉरिडोर से किस तरीके से वहां पर हालात है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इस बाढ़ की चपेट में आया है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, जहां पर श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल ले जाते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कोई नदी नहीं है, ये वो सीढ़ियों का जगह है। और जो सबसे पहले लंबे लंबे पिलर्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर इस पिलर के भी काफी आगे जाता है और फिर वहां पर सीढ़ियां नीचे की तरफ हैं और फिर जाकर ये पूरा कॉरिडोर खत्म होता है। पर इस वक्त पूरा कॉरिडोर का ये जो हिस्सा है जहां पर आप नाव खड़ी देख रहे हैं, ये कोई वो हिस्सा नहीं है जहां पर आम दिनों में आपको नाव खड़ी हुई दिखेगी। ये वो हिस्सा है जहां पर प्रॉपर फ्लोरिंग है, नीचे की तरफ सीढ़ियां हैं। पर आज क्योंकि बाढ़ आई है और बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ काशी कॉरिडोर में आ पहुंचा है, इसकी वजह से ये नावें यहाँ पर खड़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया, सामने का पिलर, उसके आगे इस पूरे स्पेस का हाफ स्पेस और ले लीजिए, वहां तक पूरा कॉरिडोर जाता है। ये तक जो कॉरिडोर की दीवारें हैं और जो ये आप स्टेयर्स का देख रहे हैं, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं, जो सामने आप स्टेयर्स का देख रहे हैं। पर ये जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से डूब गया है। और अब जो आपको मैं प्रवेश द्वार दिखा रहा हूं, जो एंट्री गेट सामने दिखा है, ये वो एंट्री गेट है। यानी कि जब श्रद्धालु, जैसा कि कॉन्सेप्ट आया था कि गंगा का पानी लेकर जाएंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे, पर फिलहाल इन सब पर रोक लगी हुई है। श्रद्धालु फिलहाल दर्शन जरूर कर सकते हैं भगवान शिव के, पर यहां से गंगा जल ले जाकर इस द्वार से उस तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा है। इसकी वजह से प्रशासन और पुलिस ने रोक लगाई है, क्योंकि ये पानी अभी यहां पर है, पर अगर जलस्तर बढ़ता है तो आप मानकर चलिए ये पानी कब यहां तक आ जाएगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सहयोगी ब्रिजेश और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। बात गुरुग्राम की, जहां एक पढ़े लिखे आदमी ने अपना गुस्सा सिक्योरिटी गार्ड पर निकाला। गार्ड को थप्पड़ मारते हुए उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इसे कहते हैं दौलत और ताकत का नशा। अपने आगे अपने से छोटे लोगों को कुछ न समझना, पढ़े लिखे होकर भी गंवारों जैसा व्यवहार करना, असभ्यता इसे ही कहते हैं। यह दिल्ली से सटे गुरुग्राम के निर्वाणा कंट्री द क्लोज इन सोसाइटी का सीसीटीवी वीडियो है। वीडियो में एक शख्स सिक्योरिटी गार्ड को बार बार थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को पीटने के बाद वो अपना गुस्सा लिफ्टमैन पर उतारने लगता है। अब इस थप्पड़ कांड के पीछे की कहानी सुन लीजिए। जो शख्स इस तस्वीर में सिक्योरिटी गार्ड पर थप्पड़ बरसाता दिख रहा है, उसका नाम वरुण नाथ है। वरुण 14वीं मंजिल से लिफ्ट से नीचे आ रहा था। इसी दौरान लिफ्ट फंस गई। मदद के लिए उसने लिफ्ट में लगे इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी गार्ड अशोक को सूचना दी। गार्ड अशोक अपने साथ लिफ्टमैन को लेकर मौके पर पहुंचे और वरुण नाथ को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन लिफ्ट में 5 मिनट फंसे होने से वरुण का पारा गर्म हो गया और लिफ्ट से निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। 3-4 मिनट के अंदर उनको साहब को निकाल लिया गया और वो जैसे ही साहब को निकाला है वैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हमला चालू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और मेरे को मारा, मेरे को धक्के भी मारे 2 और अभद्र गालियों का प्रयोग किया, गंदी गंदी। लिफ्ट के खराब होने से सिक्योरिटी गार्ड का कोई लेना देना नहीं था। उल्टा वो सूचना मिलते ही तुरंत मदद के लिए लिफ्टमैन को लेकर पहुंचा। फिर भी वरुण की गुंडाई देखिए, मददगार पर थप्पड़ बरसाने लगा। थप्पड़ कांड से भड़के सोसाइटी के सभी सिक्योरिटी गार्ड ने काम बंद कर दिया। वरुण नाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बाद में शिकायत पर थप्पड़ कांड के आरोपी वरुण नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तुरंत जमानत भी मिल गई। गुरुग्राम का थप्पड़ कांड हाल फिलहाल की उन कई घटनाओं की कड़ी बन गया है जब आर्थिक रूप से किसी कमजोर शख्स पर रसूखदारों का थप्पड़ बरसा हो।
अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में एक गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में महिला गार्ड के साथ गाली गलौज करती नजर आ रही है। पिछले दिनों नोएडा की एक महिला ने अपनी कार में ई रिक्शा छू भर जाने से ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी थी। इसी तरह आगरा में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे पूर्व सैनिक पर एक महिला डंडे बरसाती हुई कैमरे में कैद हुई। सवाल ये है कि बड़ी बड़ी कोठियों, फ्लैटों और मकानों में रहने वालों के दिल इतने छोटे कैसे होते हैं। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।